यश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले, तो व्हाट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट there are two types of organization, that is trading organization and non-trading organization. So this trading organization main object is to earn profit and they are engaged to trading activities, that is buying and selling of goods and services. And this trading organization, it means here are like a sole trading concern, partnership, cooperative organization, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड दिस मैक्सिमम प्रॉफिट दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। एंड वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है मतलब दे आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा। बट हियर we discuss about what is not for profit concern. So that is NPO, non for profit concern or non for profit organization. But this organization main aim is to give services to its member or to the society at large. मतलब यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है उनकी मेन ऑब्जेक्ट जो होता है टू गिव सर्विसेज टू द मेंबर्स और टू द सोसाइटी एट लार्ज। मतलब इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करना नहीं है, बट दे आर गिविंग, दे गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर। सो दे आर नॉट फॉर्म फॉर प्रॉफिट मेकिंग, दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मतलब जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, but here non for profit concern they do not carry any trading activities. Here are examples, that sports club, charitable hospitals, schools, colleges, universities, trade unions, chamber of commerce, professional institute, trust, social welfare association, religious concern, libraries etc. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है उनका जो मोटिव है वो है जो उनके मेंबर्स है और जो सोसाइटी के मेंबर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देना, मतलब वेलफेयर। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है, ट्रस्ट होते हैं, ये सब एग्जांपल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के होते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको डेली जो बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ती है उसके लिए प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। पर यहाँ पे जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, दे आर डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब यहाँ पे जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बट दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब इससे पहले हमने जो पहला चैप्टर देखा था वहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ये ऑर्गेनाइजेशन दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बट दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब यहाँ पे पहले हमें ट्रायल बैलेंस के बदले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट टू नो द नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट तैयार करती है, और ये बैलेंस शीट इसलिए तैयार की जाती है कि
नेटवर्क उस कंसर्न का ऑन पर्टिकुलर डेट में कितना है। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब फाइनल अकाउंट में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट है, ये कंसिस्ट ऑफ दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब जो हमने पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखा था, तो वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट हियर दिस NPO नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, दिस इज कंसिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। So not for profit concern are those concern which are not started to earn profit but to give qualitative services to its members and society at the minimum charges। मतलब हमें पता है NPO मतलब यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट, तो उसके नाम से पता चलता है कि इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। मतलब इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, but they give qualitative services to its members and society at the minimum charges। मतलब जो भी वो qualitative services देंगे उनके members को, सोसाइटी को, वो मिनिमम चार्जेस में देंगे। Their main objective is to provide social service and to promote art, culture, sports, education। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है, और वो प्रमोट करते हैं जो भी अपना आर्ट होगा, कल्चर होगा, स्पोर्ट्स, एजुकेशन होगा, उसको प्रमोट करते हैं। द नेचर ऑफ दिस कंसर्न आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम्स थ्रू सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन एक्सेट्रा गिवन बाय मेंबर्स और नॉन मेंबर्स एंड ग्रांट्स, सब्सिडीज और कंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, इनके हमने पहले एग्जांपल देखे हैं कि स्पोर्ट्स क्लब होते, कोई ट्रस्ट होते, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो ये जब अपना सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सोशल सर्विस प्रोवाइड करते समय वो जो कलेक्ट इनकम करते हैं, ये इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन, मतलब उसको हम मेंबरशिप बोल सकते हैं, एडमिशन फीस और डोनेशन के द्वारा वो क्या करते हैं, इनका जो इनकम है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो पहला फीचर हमें पता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड है, these concerns are formed for promotion of art, culture, education, sports, charity, health, etc। मतलब पहला जो उनका जो फीचर है वो है प्रोवाइड सर्विस करना है उनके मेंबर के लिए, उनके सोसाइटी के लिए। और दूसरा जो है वो प्रमोट करते हैं जो भी आर्ट होगा, कल्चर, एजुकेशन और स्पोर्ट्स होगा, उसके लिए वो प्रमोशन और प्रमोट करते हैं। थर्ड जो फीचर है, द मेंबर्स ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गॉट द डिविडेंड, इट इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब यहाँ पे जो मेंबर्स उनके जो होते हैं वो उनको उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता, बट इट इज़ प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट फीचर है, द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स, इट इज़ गवर्न बाय इलेक्टेड मेंबर्स। मतलब उनका जो मेंबर्स उनका जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट जो उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे उनके द्वारा ही वो गवर्न किया जाता है और मैनेज किया जाता है। दीज कंसर्न प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो कंसर्न है वो क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Capital fund is created by such concern. It is made up of entrance fees, surplus, legacies and donations specially received for capital fund। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या डिफरेंस है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला जो है प्राइमरी ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोटिव ही होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज टू द मेंबर्स। सेकेंड जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बट दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है, मतलब उनको ट्रायल बैलेंस के बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, पर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा वो नेट रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जो आता है उसे हम सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो ओनर्स के फंड है और जो ओनर्स के फंड है वो इंक्लूड होते हैं ओनर्स की इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है और एनपीओ में होता है कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स accumulated amount of surplus, subscriptions, donations and surplus as shown by income and expenditure account। मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो सरप्लस होगा उस वो जो कैपिटल फंड बनता है वो कैपिटल फंड उसमें सब जो सरप्लस है वो ऐड किया जाता है, सब्सक्रिप्शन ऐड किया जाता है और डोनेशन, फिर उसके बाद कैपिटल फंड बनता है। तो ये सब हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम देख सकते हैं व्हाट आर द नीड्स फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, सो दे आर नॉट बाइंग एंड सेलिंग बट मोस्टली दे डील विथ पब्लिक मनी। इट मीन्स फर्स्ट वन दैट टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो उनका जो कंट्रोल होता है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब मनी के जो मनी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके ऊपर मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड जो है टू नो द सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें पता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे टू नो द सोर्सेस, सो सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड वन टू comply with the provision of laws applicable to them. For example, not for profit concern register as a charitable trust under Mumbai Public Trust Act or a cooperative society register under the Cooperative Society Act as to comply with the provision of these acts regarding budget, audit of accounts, register to be maintained etc. मतलब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये रजिस्टर्ड है एज अंडर द चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा उसका रजिस्ट्रेशन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद टू नो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब इससे पहले हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखा था हम नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है टू नो द सरप्लस एंड डेफिसिट। टू नो द नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पे नेटवर्थ कितनी है उस कंसर्न की पर्टिकुलर डे की वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड एसेट। मतलब यहाँ पे कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन कैश के बारे में और एसेट के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड एसेट। फिर उसके बाद हम देखेंगे, हमने इससे पहले देखा कि यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो
the day-to-day transaction of a not-for-profit concern are recorded in a cash book and then they are posted to the ledger account. तो डे टू डे जो ट्रांजैक्शन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के होते हैं उसका पहला रिकॉर्ड कैश अकाउंट में और कैश बुक में किया जाता है, फिर उसके बाद उसका जो दे आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स. At the end of the financial period, the cash book and ledger accounts are balanced, and from these balances, receipt and payment account is prepared. मतलब ये कैश अकाउंट के बाद उसका लेजर पोस्टिंग करने के बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट का हमें रूल पता है. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. मतलब यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बट this account is a summary of cash and bank transactions for a particular period. So all receipts are shown to the debit side and all payments to the credit side. So these accounts starts with opening cash and bank balance and closes with cash and bank balance at the end of the year. मतलब यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये समरी है कैश और बैंक ट्रांजैक्शन की. तो ये जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैश एंड बैंक से ही स्टार्ट होगा और जब क्लोज होगा तो कैश बैंक से ही उसका एंड होगा. तो रिसिप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं. रिसिप्ट्स, ऑल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट irrespective of the year for which they are received and irrespective of their nature, रेवेन्यू और कैपिटल. मतलब ये जो रिसिप्ट है ये सब रिसिप्ट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन यहाँ पे कितना रिसिप्ट है वो डेबिटेड किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे, और जो रिसिप्ट है ये रेवेन्यू और कैपिटल भी हो सकता है. सच रिसिप्ट मे बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. मतलब जो रिसिप्ट जो हम रिलेटेड में भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है. सो ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट दैट इज रेवेन्यू कैपिटल. और जो पेमेंट है ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. और जो पेमेंट का जो ऑल पेमेंट्स जो है वो हमें ट्रांसफ़र करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में. तो यहाँ पे जो पेमेंट्स है वो मे बी रिलेटेड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है. सो सच पेमेंट्स मेड बाय रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिसिप्ट है डेबिट कॉलम में, तो टू ऑल रिसिप्ट दैट इज़ रेवेन्यू और कैपिटल भी हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का. वैसे पेमेंट साइड का हो सकता है. तो आगे हम देख सकते हैं क्या फीचर्स है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की. तो हमें पहले पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट एंड इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आल्सो, दैट इज़ अ सेकेंड फीचर. थर्ड वन, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. मतलब यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ जो रेवेन्यू होंगे, कैपिटल होंगे, वो सब इंक्लूड होंगे. फिर उसके बाद हमें पता है कि इसमें जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा वो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड होगा. मतलब वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का हो सकता है. फिर उसके बाद इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. मतलब यहाँ पे जो इनकम जो रिसीवेबल होंगे और अमाउंट्स पेएबल होंगे उनका रिकॉर्ड यहाँ पे इन अकाउंट में नहीं होता. दिस अकाउंट इज़ अ बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. सो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होने से हम फाइनल अकाउंट नॉट प्रॉफिट का कंसर्न का बना सकते हैं. दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक. दैट दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक. सो नेक्स्ट वन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. तो व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? All such receipts are non-recurring in nature and not forming a part of regular flow
of income of a concern are known as capital receipt. तो ये जो all receipt है they are not recurring nature and not forming a particular regular flow. मतलब जो capital receipt में जो फ्लो ऑफ इनकम होता है वो रेगुलरली नहीं होता, एक ही बार हम करते हैं, मतलब दे आर नॉट रिकरिंग इन नेचर. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, लाइब्रेरी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल्स प्रोसीड्स of fixed asset. So here are capital receipts are either added to capital fund or separately shown on the liability side of balance sheet. तो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें हम कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं और उसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सेपरेटली हम शो कर सकते हैं. फिर उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है. तो ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट. तो ये जो रेवेन्यू है ये ऑल सच रिसिप्ट विच आर रिकरिंग नेचर एंड रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हमें रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम कंसर्न में मिलता है तो हम उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं. तो यहाँ पे रेगुलर फ्लो जो है वो हम देख सकते हैं. एग्जांपल सब्सक्रिप्शन रेंट, लॉकर रेंट, मतलब ये हमें मंथली रेंट मिल जाता है तो रेगुलर फ्लो होता है तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं. तो रिसिप्ट के दो टाइप्स है, रेवेन्यू और कैपिटल. तो रेवेन्यू का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना पड़ेगा और जो कैपिटल है उसका बैलेंस शीट. तो ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसिप्ट एंड कंसिडर इन अ डिफरेंट मैनर्स. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देख सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेमेंट. सो हियर आर टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब उसका जो पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड होगा, मतलब हम यहाँ पे परचेस कर सकते हैं लैंड, फर्नीचर और एनी मशीनरी. और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारा शॉर्ट पीरियड होगा और एग्जांपल हम देख सकते हैं सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड प्रीमियम. तो उसके बाद हम देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. These expenditure are non-recurring expenditure in nature and the benefit of such expenditure are likely to be received for a long period. These expenses are shown on the asset side, the balance sheet, and their balances are carried forward to next accounting period. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे दे आर नॉन रिकरिंग नेचर, एक्सपेंडिचर इन नेचर. तो इनका जो पीरियड होता है लॉन्ग पीरियड होता है. तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, उसका फ्लो भी क्या होता है, सिर्फ एक ही बार होता है. सो दीज एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. और सेकंड जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे आर रिकरिंग नेचर, द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंसेस आर एंजॉय इमीडिएटली, दैट इज करंट ईयर. सो नेक्स्ट हम थर्ड देख सकते हैं डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. This expenditure is actually a revenue expenditure. Such expenditure is incurred for receiving benefits for more than a year. मतलब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसका शॉर्ट पीरियड होता है, लेकिन ये भी जस्ट लाइक अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट दिस एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली incurred for receiving benefit for more than a year. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. Advertisement expenditure paid ₹30,000 is for 3 years. In such case, 1/3 of ₹30,000 is 10,000 is for current year. It should be debited to income and expenditure account, and 2/3 ₹20,000 expenditure should be shown on the asset side of the balance sheet. मतलब एडवर्टाइजमेंट की जो हमें एक्सपेंडिचर दिया है वो 30,000 फॉर 3 ईयर्स है, मतलब 30,000 3 ईयर्स के लिए. तो 1 ईयर के लिए आएगा अपना 10,000, तो करंट ईयर का 10,000 होगा. मतलब यहाँ पे हमें 1/3 जो है वो करंट ईयर का है, तो इट शुड बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड जो बैलेंस है 2/3 वो है 20,000, वो हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है. फिर उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिमेन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब इट इज़ अ रियल अकाउंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट. सो इट इज़ हियर देख
सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसके रिसिप्ट साइड में जो बैलेंस हमारा स्टार्ट हुआ है वो कैश और बैंक बैलेंस में ही स्टार्ट होता है। तो सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन हमारा प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, donations, donation for specific fund, and the specific fund for building fund, prize fund, tournament fund, to dividend received, to hire or rent of hall received, sundry income, sale of old materials, sale of old newspaper of scrap, miscellaneous receipt, tournament receipt, cricket fees, tuition fees, टर्म फीस, कलेक्शन ऑफ फाइन, लॉकर रेंट्स, एग्ज़ाम फीस, और जो एंड होगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट से होगा। और क्रेडिट साइड मतलब हमारी जो है वो है हमारी पेमेंट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट है और क्रेडिट साइड पेमेंट चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट से, तो सैलरीज प्रीवियस ईयर की भी, करंट ईयर, रेंट रेट्स हो गए प्रीवियस, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट, वेजेस, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इंश्योरेंस, टेलीफोन और मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन, फिक्स डिपॉजिट, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, न्यूज़पेपर्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, और एंडिंग विथ कैश एंड बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट मतलब डेबिट में सब रिसिप्ट है और क्रेडिट में सब पेमेंट है, मतलब सब एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट वन मीनिंग, income and expenditure account is a summary of revenue income and revenue expenses of a particular पीरियड। तो यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये समरी होती है रेवेन्यू इनकम की और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। तो इट इज़ अ सिमिलर लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस of current year are debited and all revenue incomes or gains to current year are credited to this account। मतलब यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हमारा प्रॉफिट लॉस के जैसा ही है और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है जब ये अकाउंट तैयार करते हैं तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में, और जो इनकम और गेंस है ये करंट ईयर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनकम्स। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रेवेन्यू इनकम्स और गेन्स ऑफ द करंट पीरियड आर क्रेडिटेड। मतलब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें जो रेवेन्यू इनकम और गेन्स होते हैं करंट ईयर के वो सब हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और सन्डे रिसिप्ट होगा, जनरल डोनेशन होगा, तो सब हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जो इनकम प्रीवियस ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा, करंट ईयर का, वो सब भी हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे एक्सपेंडिचर। तो जो ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में। तो आइटम्स ऑफ एक्सपेंस ऑफ नॉट प्रॉफिट कंसर्न में डिफर फ्रॉम द कंसर्न टू कंसर्न। सो एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर और आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के होते वो नहीं ले जाते, बट जो करंट ईयर के होते हैं और जो actually paid or not paid during the previous year or current year, they are also taking into the account. So in other words, outstanding expense or prepaid expenses during previous year are considered। यहाँ पे जो previous year के और outstanding जो होंगे और prepaid expense होंगे वो हमें consider करना है। फिर उसके बाद income and expenditure shows surplus और deficit of the concern। तो यहाँ पे हमें जैसे प्रॉफिट लॉस में हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है, वैसे यहाँ पे हमें सरप्लस और डेफिसिट ये अकाउंट शो करता है। और जो एक्सेस होगा वो
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ सरप्लस। मतलब जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो हमें सरप्लस मिलेगा, और वाइस वर्सा, मतलब जो एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा तो हम वो कहलाएगा डेफिसिट। सो इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस इट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड, इफ देयर इज़ अ डेफिसिट इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। तो यहाँ पे सरप्लस मिलेगा तो हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है, और डिडक्ट करना पड़ेगा, डेफिसिट होगा तो हमें कैपिटल फंड से डिडक्ट करना है। तो ये सब हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आगे के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।